एंटी कैंसर ड्रग्स को स्टडी करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कैंसर और व्हाट इज़ द ट्यूमर. तो ट्यूमर्स द सेल्स दैट हैव द एबिलिटी टू प्रोलिफरेट. अब अगर ये सेल्स साइट स्पेसिफिक हैं तो दीज आर कॉल्ड ट्यूमर्स, और लेकिन अगर ये इन्वेड करते हैं टू द अदर बॉडी पार्ट्स देन दिस इज़ नोन एज मेटास्टेसिस. अब जो ट्यूमर्स हैं या जो कैंसर है उसकी जो बेसिक जो कॉज है डेट आर डीएनए एबनॉर्मेलिटीज़. डीएनए एबनॉर्मेलिटीज़ एट एनी स्टेज में लीड टू इंक्रीज प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स, और इस वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकते हैं साइट स्पेसिफिक, और अगर वो साइट स्पेसिफिक नहीं है इन्वेड करें तो डेट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस. नो द स्टडी ऑफ ड्रग्स, क्योंकि हम यहाँ पे फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स करने लगे हैं, तो इसमें जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं डेट आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. अच्छा, मैं आपको ये बता दूँ कि जो एंटी कैंसर ड्रग्स हैं इनकी जो नेम्स हैं और ये जो इनकी क्लासिफिकेशन है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसकी रीज़न ये है कि इनके नेम्स के अंदर ही इनके मैकेनिज़्म छुपे हुए हैं. अगर हमें ये क्लासिफिकेशन सही से याद रहती है तो हमें इनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उसी में आपको मिल जाएंगी. हाँ, जो चीज़ें स्पेसिफिक होंगी, डिफरेंट होंगी, वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर दूँगी. एंटी कैंसर ड्रग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, सेल साइकिल स्पेसिफिक एंड सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक. सेल साइकिल स्पेसिफिक एज द नेम इंडिकेट्स कि जो सेल साइकिल को स्पेसिफिकली उसके किसी एक स्टेज पे हिट करेंगी, एंड सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक जो किसी एक स्पेसिफिक स्टेज पे हिट नहीं कर रही बल्कि उनका जो टारगेट है डेट इज़ नॉन स्पेसिफिक. अब सेल साइकिल स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक को समझने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि सेल साइकिल होता क्या है. अब जो एक नॉर्मल सेल है और जो न्यूप्लास्टिक सेल है, जो कैंसर सेल है, उनका जो सेल साइकिल है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है. सिर्फ ये रीज़न होती है कि जो न्यूप्लास्टिक सेल है उसकी प्रोलिफरेशन टाइम कम हो जाती है और उसका जो रेप्लिकेशन है वो बहुत फास्ट होती है. ऑल दो द जो स्टेप्स हैं, जो फेजेस हैं, वो सेम रहती हैं. अब जो एक नॉर्मल सेल है उसकी जो फर्स्ट फेज़ होती है डेट इज़ कॉल्ड एस फेज़. एस फेज़ में क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. एज वी ऑल नो डैट डीएनए इज़ अ डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लियोटाइड. अब रेप्लिकेशन में क्या होता है कि डीएनए स्टैंड सिंगल कन्वर्ट होते हैं, फिर उन जो सिंगल स्टैंड के साथ दोबारा से एक स्टैंड बेस पेयर्स आके अटैच होते हैं और डीएनए बनता है. इस वजह से ये होता है कि एक डीएनए से 2 डीएनए स्ट्रैंड्स बन जाते हैं और उन 2 डीएनए से वो प्रिपेयर कर देते हैं सेल को टू डिवाइड फ्रॉम 1 सेल इनटू 2 सेल्स. नेक्स्ट कम्स द G1 फेज. अच्छा, जो एस फेज है ये अबाउट 39% ऑफ द सेल साइकिल होती है. नेक्स्ट कम द G1 फेज. अब G1 फेज में क्या होता है, माइक्रोट्यूबुलर फॉर्मेशन होती है. माइक्रोट्यूबुलर फॉर्मेशन फिलामेंट्स जो फिलामेंटस प्रोटीन्स होती हैं वो बनती हैं एंड द सेल इज़ रेडी टू गो इनटू माइटोसिस. माइटोसिस में सेल डिवाइड करते हैं फ्रॉम 1 सेल इनटू 2 सेल्स. ये तो हमारे पास ये फेजेस आ गई. देन कम्स द G0 फेज. अब जो G0 फेज है इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं. एंड द रीज़न इज़ क्योंकि इस फेज में सेल डिवाइड नहीं कर रहा बल्कि सेल रेस्टिंग स्टेट में है और ये प्रिपेयर कर रहा है फॉर द नेक्स्ट सेल साइकिल. अब जब हमने बात की सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग्स की तो वो किसी एक स्टेज पे स्पेसिफिकली हिट करेंगी, और जो सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है उनकी जो टारगेट है वो स्पेसिफिक नहीं होगा. वो आइदर तो सेल साइकिल के ऊपर भी एक्ट कर सकती हैं या फिर वो रेस्टिंग स्टेट पे भी कर सकती हैं. सेल साइकिल स्पेसिफिक में हमारे पास जो फर्स्ट ड्रग है डेट इज कॉल्ड एंटी मेटाबोलाइट्स. एज द नेम शोज अगेंस्ट द मेटाबोलाइट्स. मेटाबोलाइट्स हमारे पास क्या हैं, जो डीएनए की प्रिपरेशन में जो मेटाबोलाइट्स हैं, जो प्रिकर्सर हैं, प्यूरिन्स हैं, प्यूरिन बेसिस हैं, पिरिमिडीन बेसिस हैं, या अपना ऑक्सीसाइटिडीन हैं, तो उनको जो टारगेट करेंगी डेट आर कॉल्ड एंटी मेटाबोलाइट्स. और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग्स. सेकेंड कम्स द एंटीबॉडीज़. थर्ड कम्स द माइक्रोट्यूबुलर इनहिबिटर्स. यहाँ पे हमने पढ़ा था G1 फेज में माइक्रोट्यूबुलर फॉर्मेशन हो रही थी, इसको जो इनहिबिट करेंगे डेट कम्स अंडर द माइक्रोट्यूबुलर इनहिबिटर्स. टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर्स. अच्छा, अब जो टोपोआइसोमरेज है ये वो एंजाइम होता है डीएनए का जो कि डीएनए की प्रूफ रीडिंग करता है, उसकी लाइगेशन करता है और उसको रिपेयर करता है. तो जो ड्रग्स टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट करेंगी डेट कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस टाइप. नेक्स्ट कम द सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक. अब सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है डेट इज़ द अल्काइलेटिंग एजेंट्स. अल्काइलेटिंग एजेंट्स में जो अल्काइलेशन करते हैं. सेकंड कम्स एंटीबॉडीज जिसमें एंथ्रासाइक्लिन्स एंड नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज आ जाती हैं. एंड थर्ड कम्स द टोपोआइसोमरेज 1 इनहिबिटर्स. अच्छा, अब हमें यहाँ पे ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होता है कि ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी ड्रग जो है वो सेल साइकिल स्पेसिफिक है और कौन सी सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक है. अगर हमें ये सिर्फ क्लासिफिकेशन पता है और हमें ड्रग्स के नेम पता है तो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई विच इज़ द सेल साइकिल स्पेसिफिक एंड विच इज़ नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक.
एंटी मेटाबोलाइट्स हमने पहले देखे थे, अब एंटी मेटाबोलाइट्स की फर्दर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि एंटी मेटाबोलाइट्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। एंटी मेटाबोलाइट्स अगेंस्ट द मेटाबोलाइट्स, इसमें फर्स्ट ड्रग है मेथोट्रेक्सेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, 6-mercaptopurine, 6-thiogranine, फ्लूडेराबीन, क्लैडेराबीन, 5-fluorouracil, और ये जो कैप्सेटाबीन है और जो फ्लॉक्सजुरिडीन है ये दोनों इसी के एनालॉग्स हैं 5-fluorouracil के। साइटेराबीन एंड जेमसेटाबीन ये हमारे पास आ जाएंगे एंटी मेटाबोलाइट्स में। सबसे पहले देख लेते हैं मेथोट्रेक्सेट। अब क्या होता है कि जो सेल की जो बेसिस हैं, जो pyrimidine बेसिस हैं, जो प्योरीन बेसिस हैं, उनका जो मेन प्रीकर्सर होता है वो फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड इज़ कन्वर्टेड इन द सेल इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट, और इसके लिए इस जो रेट लिमिटिंग इसका स्टेप है, जो एंजाइम यूज़ होता है वो है टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अब क्या होता है, जो मेथोट्रेक्सेट है वो टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को ब्लॉक कर देगी। जब इसको ब्लॉक कर दिया तो क्या होगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन रहा, और जिस वजह से थायमिडीन सिंथेज इनहिबिट हो जाएगा, पिरिमिडीन्स की सिंथेसिस नहीं हो रही, प्योरीन्स की सिंथेसिस नहीं हो रही। जब पिरिमिडीन या प्योरीन की प्रॉपर सिंथेसिस नहीं हो रही तो क्या होगा, नॉन फंक्शनल डीएनए होगा एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द सेल डेथ। वो सेल सर्वाइव नहीं कर सकेगा तो सेल डेथ हो जाएगी। अच्छा, एक तो ये मैंने आपको बात बता दी कि जो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है मोस्टली इनकी जो नेम है क्लासिफिकेशन के उसके अंदर है, और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है अगर हमें क्लासिफिकेशन अच्छे से आती हो। दूसरा, जितनी भी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, अगर हम यहाँ पे सिर्फ अभी एंटी मेटाबोलाइट्स की बात करते हैं तो उसमें जो मोस्ट ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सेम रहेंगे। हाँ, जो एक का कोई डिफरेंट होगा वो मैं यहाँ पर आपको मैंशन कर दूँगी। जो सेम साइड इफ़ेक्ट्स हैं पहले वो देख लेते हैं। सेम साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास आता है नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये सारी एंटी जो कैंसर ड्रग्स हैं उनके साथ होंगे। नेक्स्ट, माइलोसुप्रेशन। डेफिनेटली हम जो है वो सेल साइकिल की जो प्रोलिफरेशन है, सेल साइकिल की जो डिवीजन है उसको सुप्रेस करें तो बोन मैरो सुप्रेशन होगी। तो ये सब जो एंटी मेटाबोलाइट्स उन सब के अंदर ये वाला साइड इफेक्ट होगा, माइलोसुप्रेशन। अब जो डिफरेंट है मेथोट्रेक्सेट का साइड इफेक्ट जो बाकियों से डिफरेंट है वो है हेपेटोटॉक्सिसिटी एंड पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, जो कि मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रंस के अंदर होती हैं। और जो एक एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसके डोज रिलेटेड इफेक्ट है जिसमें हेपेटोटॉक्सिसिटी और जो पल्मोनरी टॉक्सिसिटी है उनको रिड्यूस किया जा सकता है बाय कंबाइन थेरेपी विद ल्यूकोवैरिन। अगर हम ये वाली ड्रग देंगे ल्यूकोवैरिन तो ये क्या होगा कि हमारे मेथोट्रेक्सेट के जो ये दोनों साइड इफेक्ट्स हैं इनको मिनिमाइज किया जा सकता है। एक और जो पॉइंट है, मेथोट्रेक्सेट प्लस मीसोप्रोस्टोल को यूज़ किया जाता है फॉर एबॉर्शन, ये इसका इलीगल यूज़ है। नेक्स्ट हम 6-mercaptopurine एंड 6-thiogranine। अच्छा, ये दोनों प्रीकर्सर फॉर्म्स हैं, जब ये बॉडी में जाती हैं, प्रोएक्टिव फॉर्म्स हैं, जब ये बॉडी में जाती हैं तो एक्टिवेट होती हैं, और ये एक्टिवेट होके क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स हैं। ये न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स हैं तो ये डीएनए को एक तरह से उसको धोखा देंगे कि उसको जो उसकी जो इनकी जो स्ट्रक्चर्स हैं डेट आर सिमिलर टू द न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स और न्यूक्लियोटाइड्स, और ये वहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स की जगह तो क्या करेंगे, रिजल्टिंग इन नॉन फंक्शनल डीएनए, और नॉन फंक्शनल डीएनए का तो सेल सर्वाइव नहीं कर सकेगा। तो ये जो एनालॉग्स है ये इनहिबिट करते हैं प्योरीन सिंथेसिस को, पर्टिकुलरली जो 6-mercaptopurine एंड 6-thiogranine है ये प्योरीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं एज दे आर न्यूक्लियोटाइड एनालॉग्स, और ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे इन प्लेस ऑफ द नेचुरल जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उनकी जगह ये सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। 6-mercaptopurine को यूज़ किया जाता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिमिशन। जो नॉन लिम्फोसिटिक ल्यूकेमियाज होते हैं उनकी जो रिमिशन है उसको मेंटेनेंस के लिए 6-mercaptopurine यूज़ की जाती है, ये इसका एक ही यूज़ है। अच्छा, जो 6-thiogranine है ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में दी जाती है, प्लस साइटेराबीन प्लस डोनोरोबिसन। साइटेराबीन और डोनोरोबिसन हम आगे पढ़ेंगे। साइटेराबीन तो एंटी मेटाबोलाइट है और डोनोरोबिसन हमारे पास एंटीबायोटिक है। ये तीनों ड्रग्स कॉम्बिनेशन में दी जाती हैं फॉर नॉन लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया के लिए। जो नेक्स्ट एंटी मेटाबोलाइट है वो फ्लूडेराबीन है, क्लैडेराबीन है। दे सेम इनका यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये प्योरीन और पिरिमिडीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं। और जो फ्लूडेराबीन है वो लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया में यूज़ किया जाता है। जो लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया है उसमें जो पहले ड्रग ऑफ चॉइस थी डेट इज क्लोरम्ब्यूसल, जो कि अल्काइलेटिंग एजेंट है और उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स थे, उसकी जगह फ्लूडेराबीन यूज़ की जाती है। नेक्स्ट कम क्लैडेराबीन। क्लैडेराबीन हेरी सेल ल्यूकेमिया में यूज़ की जाती है। क्रोनिक जो केसेस होते हैं कैंसर्स के उनमें यूज़ की जाती है। नॉन हॉटकिन लिम्फोमा में यूज़ की जाती है।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है 5-फ्लोरोयूरेसिल, बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। जो कैप्सेटाबीन है और जो फ्लोरयूरिडीन है, ये दोनों इसी के कह सकते हैं स्ट्रक्चरल एनालॉग्स हैं। स्लाइटली डिफरेंट है। जो कैप्सेटाबीन है ये बॉडी के अंदर जाके एक्टिवेट होती है और वो 5-फ्लोरोयूरेसिल बन जाती है। जो फ्लोरयूरिडीन है ये भी हमारे पास 5-फ्लोरोयूरेसिल एनालॉग है। अब एक्चुअली 5-फ्लोरोयूरेसिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये पिरिमिडीन एनालॉग है। जहाँ पे नॉर्मल पिरिमिडीन ने जाके सब्स्टिट्यूट होना था, वहाँ पे जाके ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। जब ये सब्स्टिट्यूट होगा तो थायमिडीन सिंथेज को इनहिबिट कर देगा, उसका एज इनहिबिटर काम करेगा, रिजल्टिंग इन नॉन फंक्शनल डीएनए प्रोडक्शन। जब नॉन फंक्शनल डीएनए होगा तो सेल डेथ हो जाएगी, सेल सर्वाइव नहीं कर सकेगा। अच्छा, अब जो 5-फ्लोरोयूरेसिल है या इसकी जो रिलेटेड ड्रग्स हैं दैट आर यूजफुल फॉर स्लोली ग्रोइंग ल्यूकीमियास, जैसे कि पेंक्रियास का कैंसर जो होता है वो स्लोली ग्रो करता है, हेपेटिक जो होता है वो स्लोली ग्रो करता है, तो उन केसेस में 5-फ्लोरोयूरेसिल को दिया जा सकता है। अच्छा, एक और जो यहाँ पे बात मैंने मेंशन लिखी नहीं, वो ये कि 5-फ्लोरोयूरेसिल की जो हाफ लाइफ है वो बहुत कम होती है, 5 to 10 मिनट्स होती है, इसलिए इसको रेगुलरली मॉनिटर करना पड़ता है। अच्छा, इसमें भी सेम साइड इफ़ेक्ट्स हैं सारे जो मैंने ऊपर आपको बताए। नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया भी होगा, इसमें माइलोसुप्रेशन भी होगी। जो एक सेपरेट और जो एक डिफरेंट था इसका साइड इफ़ेक्ट वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। ये GI एंड ओरल अल्सरेशन करती है ड्रग। नेक्स्ट काम था साइटेराबीन एंड जेमसेटाबीन। अच्छा, जो साइटेराबीन है इसका एक जो डिफरेंट है बाकी ड्रग्स जो एंटी मेटाबॉलाइट्स हमने सारे पढ़े उनसे जो डिफरेंट है वो ये है कि ये पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट है। जो बाकी हम ऊपर पढ़ रहे थे वो पिरिमिडीन एनालॉग्स थे, लेकिन ये पिरिमिडीन एंटागोनिस्ट है, पिरिमिडीन के फंक्शन को इनहिबिट करेगा। और जो जेमसेटाबीन है ये डीऑक्सीसाइटिडीन एनालॉग है। और जो इसमें बाकी सारे साइड इफ़ेक्ट्स वही होंगे, बाकी वही लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया में यूज़ हो रहा है। ये जो इसका एक डिफरेंट है साइड इफ़ेक्ट वो ये था कि फ्लू लाइक सिंड्रोम कॉज करता है।